डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट के इस वीडियो सीरीज के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है, यदि आप फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज को, तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि जो यूजीसी नेट मेरे स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं इस साल, उनको पास्ट ईयर पेपर की सबसे ऑथेंटिक और सबसे अच्छे रूप में एक जो विवेचना या एनालिसिस की जाए और ये देखा जाए कि कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। वो एक अटेम्प्ट है, प्रयास है। उसमें हम लोग पहुंच गए हैं अपने अंतिम पायदान पे, इंडियन पॉलिटी। इसके पहले सभी थीम को हम लोगों ने देख लिया है, यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो। और आज के बाद मैं कोशिश करूंगा, यदि समय मिला, अभी काफी समय है, तो एक और 5 साइकिल लें जब यूजीसी नेट ने शुरू किया था उस समय 2012 से लेके 14 के पीरियड में। लेट अस सी इफ आई कैन डू सो। लेट अस बिगिन यूजीसी नेट थीम वाइज पेपर एनालिसिस इंडियन पॉलिटी। और ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे उन स्टूडेंट के लिए जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे आगे आने वाले सेमेस्टर के बाद या अगले साल 2022 में, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले यदि यूजीसी नेट के सिलेबस को देखें तो ये कई जगह आता है, लेकिन जो सबसे जो कोर जो उनका सिलेबस है वो ये है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जनरल है। उसमें सारी बातें जो इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड हैं, वो इसका सिलेबस का पार्ट बनती हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन का जो लैटिट्यूड है बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले जून 2020 साइकिल, एज यूजुअल आपको पता है, जो कि एग्जाम हुई थी अक्टूबर 2020 में। उसके बाद अभी तक कोई एग्जाम हुई नहीं है। सो सबसे लेटेस्ट जो यूजीसी नेट का पेपर ये है, और उसमें से हम लोगों ने पिक किया है, कल आउट किया है इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को, और उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी है, आईडी एंड अदर्स वो सब भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इंडियन फेडरलिज्म। अब इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो एक यूनिक टाइप का है, आपको पता है। ये एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। होल्डिंग टुगेदर वर्सेस कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, यहीं पे लिखा हुआ है। इन दोनों में फर्क ये होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कमिंग टुगेदर है। पहले मतलब कि इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, वो आपस में कहते हैं कि चलो हम लोग जो है एक फेडरेशन बनाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन बनने की दिशा में है। लेकिन इंडिया का अलग है, पहले एक नेशन स्टेट बनता है और फिर उसमें से बांट करके हम कहते हैं कि चलो तुम स्टेट हो गए, तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिलता है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये सही है। इट हैज ए टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर, ये गलत है, आपको पता है ऐसा नहीं है। इट हैज बीन रेफर्ड टू एज क्वाज़ाई जुडिशियल सिस्टम। क्वाज़ाई मतलब क्या होता है, आधा, सेमी। सेमाई भी इसको पढ़ते हैं अमेरिका में, क्वाज़ाई एंड सेमाई, ये जो है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, मैं पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप इंडिया में हम लोग क्वाजी बोलते हैं, लेकिन क्वाज़ाई, तो क्वाज़ाई फेडरल। तो क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम जो है वो ये है, इसको कहा जाता है, कई ऑथर्स ने कहा है, आपको पता है। तो इसलिए ये इसमें से 1, 2 और 4 जो है वो तो सही है, और इसमें आपको फॉल्स पूछा जा रहा है, तो एक ही फॉल्स है, वो है 3। यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि इसको गौर से देखिएगा कि फॉल्स पूछा जा रहा है या ट्रू पूछा जा रहा है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल, नॉट इन द सेंस ऑफ ए स्टेशनरी अनरिस्पॉन्सिव स्टेट बट इन टर्म्स ऑफ ए रेगुलेटेड मूवमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट काफी डिमांड करते हैं कि सर ये जो मॉरिस जॉन्स हैं, अतुल कोहली, वेनर एंड मैनर, इन सब पे आप वीडियो बनाइए। मैं बनाऊंगा। यहाँ पे चलिए थोड़ी सी बहुत जल्दी में चर्चा कर लेते हैं। मॉरिस जॉन्स ने एक बुक लिखा है, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, उस बुक से ये लिया गया है। उस बुक में उन्होंने क्या कहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स इज एन इंटरैक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड मूवमेंट विद इन ए मीडिएटिंग नेटवर्क। यहां देखिए मैंने लिखा है, इसका मायने क्या होता है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, दूसरी तरफ जो है सोशल मूवमेंट है, आजादी के पहले जो है। और जो जो मॉरिस जॉन्स ने एक बहुत अच्छा काम ये किया अपने इस बुक में, द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इंडिया, कि उन्होंने एक कंटिन्यूटी रखी है। अंग्रेज मतलब रूल्ड इंडिया, मतलब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी किया है, मूवमेंट में कंटिन्यूटी किया है,
और मीडिएटिंग फ्रेमवर्क में कंटिन्यूटी किया है। तो दोनों को एक कंटिन्यूअस वो कंटिन्यूअम पे देखते हैं। और वहां कहते हैं कि जब ब्रिटिश काल था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मूवमेंट पहले जो है कांग्रेस एंड अदर काइंड ऑफ मूवमेंट थी, मेनली लेड बाय कांग्रेस। और अब जो है वो डिफरेंट मूवमेंट है, कास्ट की मूवमेंट है, अदर सोशल मूवमेंट है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, लाइक दैट। और ये दोनों जो इंटरेक्ट करते हैं, एक मीडिएटिंग नेटवर्क है जो इन दोनों के बीच में बीच बचाव करता है, जिसमें कि पार्लियामेंट आती है, जिसमें जुडिशियरी आती है, एंड अदर जो रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें आती है, मेनली जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट्री। तो ये जो है उनका एक थॉट है कि गवर्नमेंट और मूवमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करती है। वही बात यहाँ पे लिखा गया कि इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल नॉट इन द सेंस ऑफ ए स्टेशनरी अनरिस्पॉन्सिव स्टेट। ऐसा नहीं कि एकदम स्टेबल है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट लगातार चलते रहता है। गवर्नमेंट और मूवमेंट के बीच में टकराव भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है पिछले लगभग 1 सालों से, तो एक मूवमेंट चलती है, एक गवर्नमेंट है, और दोनों के बीच आप देख रहे हैं जुडिशियरी किस तरह से जो है बीच बचाव करती है, पार्लियामेंट भी बीच में पिक्चर में आती है। तो ये एकदम बिल्कुल वही जो अभी हो रहा है हमारे सामने, वही मॉरिस जॉन्स कहते हैं कि इंडियन स्टेट इस टाइप का है। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल एक स्टेशनरी अनरिस्पॉन्सिव स्टेट है। तो ये मॉरिस जॉन्स ने ऐसा कहा है। मॉरिस जॉन्स के और जो अदर बुक हैं वो पार्लियामेंट इन इंडिया है, पॉलिटिक्स मेनली इंडियन है। इसके अलावा जेम्स मैनर का यहाँ पे है, तो इनकी बुक जो है याद कर लीजिए, मैंने लिख दिया है, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट। इनकी एक और कथन जो है, कोट, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और मैरन वेनर जो है उन्होंने चाइल्ड लेबर पे लिखा है, तो द चाइल्ड एंड द स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने माइग्रेशन पे लिखा है, सन ऑफ द सॉइल करके। इसके अलावा अतुल कोहली जो हैं ये लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। अभी एक क्वेश्चन आपको आएगा उसमें, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी को मैच करना है, तो अतुल कोहली यदि आप जानते हैं उनके बुक का केवल नाम, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि मैं कोशिश करूंगा अपने यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि कई स्टूडेंट में कहते हैं। ये इन लोगों के जो थॉट हैं वो आधे 1 घंटे में आप नेट पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई विल ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सिंडिकेट ग्रुप ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, सिंडिकेट जो है वो एक कोठरी था, एक क्लोज्ड इलिटिस्ट, इलिटिस्ट तो कहना गलत होगा, एक क्लोज्ड ग्रुप था कांग्रेस हाई कमांड में, जिसको आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ काउंसिल, या ये काइंड ऑफ कॉलेजियम कह लीजिए, सॉरी काउंसिल नहीं, कॉलेजियम, जो कि सारा पावर विल्ड करता था एक टाइम में कांग्रेस में, 60s के जमाने में, जिस समय नेहरू जी का डेथ हुआ था और इंदिरा गांधी बनी थी। उस बीच में जब कांग्रेस में जो हाई कमांड होता है जब वीक हुआ था, तो ये सिंडिकिज्म जो है आ गया था, सिंडिकेट ग्रुप था। उसमें जो मुरारजी देसाई थे, कामराज थे, कामराज बहुत बड़े लीडर थे, निजालिंगप्पा थे, लेकिन इसमें वाई बी चौहान नहीं थे। तो ये इसका सही आंसर है। और इसमें कैसे जो है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में जो फैसिनेटिंग वॉर हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी बाद में उन्होंने कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया 1969 में, और फिर वो 1971 का इलेक्शन जीती, वो इंडियन जो पॉलिटिकल इतिहास का एक बहुत ही फैसिनेटिंग पन्ना है। Which of the following statement about Consumer Protection Act 2019 is not true? ये आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 1986 में आया था, लेकिन उसको अमेंड किया गया और 2019 में न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। इट हैज वाइडन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। इसमें कई सारे जो पहले नहीं थे कंज्यूमर में, अब वो आ गए हैं। बहुत सारे सर्विसेज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स बोलते हैं, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, उन सब को इसके दायरे में ले आया गया है। फूड को भी जो है, जैसे फूड सर्विस, तो उसको भी प्रोडक्ट के रूप में लाया गया है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के दायरे में। इसके अलावा टेलीकॉम एंड अदर्स को सर्विस के दायरे में लाया गया है। इट प्रोवाइडेड फॉर ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ये सही है, आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर सकते हैं। इट एस्टैब्लिशेस कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये सही है। इट इग्नोर्स मीडिएशन एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब देखिए, इस तरह का हार्ड स्टेटमेंट कि इट इग्नोर्स मेडिएशन एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये सब जनरली रॉन्ग होता है। जब आपको एक ही खोजना है, ये नॉट ट्रू। तो अभी तक देखिए कितना एक जनरल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था, और ये अचानक से एक बहुत ही रूड स्टेटमेंट आता है, इट इग्नोर्स।
और भी क्या, तो मेडिएशन को। क्यों मेडिएशन को आप इग्नोर करोगे? यदि मान लीजिए कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कोई आउट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट यदि दुकानदार और ग्राहक जो है मिल करके यदि सुलझाना चाहते तो उसको कोई रोकेगा क्या? कोई ऐसा एक्ट बन सकता है? तो ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है। इसी को आप जो है गलत ठहराएंगे इसमें, बाकी सब नहीं भी यदि आप जानते हैं तो आपको लगेगा कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। अब पूछा जा रहा है किस दिन ये पास हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन का तो कोई मायने होता नहीं है, लेकिन वैसे 6 अगस्त को पास हुआ था। जस्ट जानते हैं तो जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन कंटेम्पोरेरी टाइम्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको पता है कि एनुअल प्लानिंग नहीं होती है, इस टाइप का सेंट्रलाइज प्लानिंग भी अब खत्म हो गई है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, 5 ईयर प्लान भी नहीं होता, तो एक ही बचता है जो अभी होती है, वो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेते हैं इकोनॉमी के हर सेक्टर का, कि कहाँ कैसे जाना चाहिए, उस बेसिस पे प्लान करते हैं। तो बहुत ही कोई अभी उस टाइप का नहीं हो रहा है जैसे कि 50, 60, 70s या उसके बाद के दौर में 2015 तक सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, 5 ईयर प्लान। तो इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग कह सकते हैं। Who among the following is the first chairman of नीति आयोग in India? ये बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि चेयरमैन नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। बस यदि आप ये जानते हैं तो ये क्वेश्चन फिर तो कुछ है नहीं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के ही टाइम में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। तो 2015 में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका फर्स्ट चेयरमैन होगा, तो वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, और एक बात और जान लीजिए, जैसे कि अरविंद पानीग्राही है, उसके वाइस चेयरमैन रहे थे। अमिताभ कांत इसके सीईओ, अभी भी सीईओ हैं। तो वहां पे ना दो अथॉरिटी होता है नीति आयोग में जो उसको चलाता है। एक उसका वाइस चेयरमैन होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन है, तो वो तो डे टू डे देखेंगे नहीं। तो वाइस चेयरमैन वही एक तरह से हेड हो जाता है, और डे टू डे देखने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रखा गया, जो अभी मिस्टर कांत। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर फॉल्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, डुअल गवर्नमेंट तो इंडिया में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये सही है। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है। इंडिया में सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जो कि ब्रिटेन में है। इन डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द यूनियन, इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन को यहाँ पे आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कि यूनियन को आप, पार्लियामेंट जो है उसको दो पार्ट में तोड़ देगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप स्टेट इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, स्टेट को आप तोड़ मरोड़ चेंज सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये जो है सही, यदि हम देखेंगे, फॉल्स हमें खोजना है, तो सुप्रीमेसी पार्लियामेंट का फॉल्स है, और इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ यूनियन फॉल्स है। तो बी और सी जो है वो फॉल्स है, बाकी दो करेक्ट है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है सिविल सोसाइटी क्या है, इस पे हेगल के विचार से लेके कई आपको मैंने बताया है। सिविल सोसाइटी वो है जो कि ना तो सरकार है, गवर्नमेंट नहीं है, और ना ही वो कोई परिवार या किनशिप या ब्लड रिलेशन बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो है इन बिटवीन है, मतलब फैमिली और स्टेट के बीच में जो है वो है। वो एक तरह से मार्केट भी नहीं है। तो जो जो जिसको कि आप कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल मूवमेंट है, उस टाइप के जो एसोसिएशन बनते हैं वो सिविल सोसाइटी कहलाते हैं। जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिन्होंने कि अन्ना हजारे मूवमेंट किया था, मजदूर किसान संघर्ष समिति, जिन्होंने की इंडिया में आरटीआई की मूवमेंट स्टार्ट की, बचपन बचाओ आंदोलन, उस टाइप का जो सोशल आंदोलन है। लेकिन जो विज्ञान प्रसार है, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है कि विज्ञान प्रसार जो है वो क्या है, पढ़िए यहाँ पे। ये एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई वो सिविल सोसाइटी नहीं होती है। तो इसीलिए ये, लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विज्ञान प्रसार आपको लगेगा कि कोई संस्था है जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो ए बी डी जो है वो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी इसमें थोड़ा फॉन्ट छोटा आपको लग रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया आर ट्रू। अब यहाँ पे देखिए कि ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए आपको पता है, वैसे ये बहुत डिफिकल्ट है कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है ये 1927 में सेटअप किया गया था। अब ये तो मतलब बहुत मुश्किल है इस तरह का डेट को याद रखना। तो इस, यदि आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये तो गलत हो गया
कि ये ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। आर्य समाज वॉज नॉट कंसर्न अबाउट वुमेन्स इशू एट ऑल। अब इतना हार्ड स्टेटमेंट, नॉट मतलब र्यूड है, नॉट कंसर्न एट ऑल, ये सब वर्ड जनरली जो है गलत होता है, इसलिए ये भी जो है गलत हो जाएगा कि आर्य समाज, वैसे भी आर्य समाज वुमेन के लिए काफी कुछ करता है, एजुकेशन एंड अदर। सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट रेज। अब यहाँ पे देखिए कि दो आपको जो है वो फॉल्स हो गया और दो से कम सही नहीं है, तो आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सी और डी जो है सही है। मैं भी टाइम बचा रहा हूं, इसको छोड़िए, आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आप जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और रीवेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमें 2 फॉल्स मिल गया तो रिमेनिंग 2 मस्ट बी ट्रू, बिकॉज 2 से कम ट्रू है ही नहीं इसमें। Who among the following provide the structural functional perspective on the nature of Indian state? अब देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता क्या है पहले ये समझिए। मैंने आपको कई बार बताया है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डेविड ईस्टन ने जो है सिस्टम कॉन्सेप्ट दिया। सिस्टम में एक जो है एक सिस्टम होती है जिसमें कि बहुत सारे इंटरेक्टिंग पार्ट्स होते हैं, वो मिल करके जो है इंटरेक्ट करके एक होल बनाते हैं जो पार्ट्स से बड़ा होता है। इसमें इनपुट होता है और ये आउटपुट निकालती है। तो ये एक जनरल सिस्टम थ्योरी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम भी। अब इसके जो इंटरेक्टिंग पार्ट्स हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर कुछ फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इसका सबसे इजी एग्जांपल है कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई ईंटे पत्थर का ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो है इवन जो सोशल रिलेशनशिप होता है पैटर्न, वो भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फैमिली सिस्टम आपका है या मैरिज जो है उस टाइप के स्ट्रक्चर, या जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो जो स्ट्रक्चर है सबका एक फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सिस्टम के स्ट्रक्चर और वो क्या फंक्शन करते हैं इसकी एनालिसिस होती है। अब इतना जानने के बाद ये जानिए कि मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी दोनों ने इस मेथड को यूज किया है इंडियन पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए। बस ये आप जान लीजिए और आगे यदि कभी आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे जो है फ्रेंसाइन फ्रेंकल का जिक्र आया है और लॉयड रुडोल्फ का, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंकल का यहाँ है। फ्रेंकल के जो बुक हैं वो आप प्लीज यहाँ पढ़ लीजिए, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक वुमेन है और इन्होंने ये जो है इंडिया, वैसे तो ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन वहाँ जो इंडिया सेंटर है या इंडिया स्टडी सेंटर, उसको ये हेड करती हैं, फ्रांसाइन फ्रैंकल। तो इसलिए ये इंडिया पे काफी लिखती हैं। जनरली इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इंडिया पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ब्ला ब्ला। तो आप इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो है वो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने लिखा है, दोनों स्पॉज हैं। इन्होंने लिखा है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। ये बुक जो है आपको लगेगा इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी कोई धार्मिक बुक है, कोई धार्मिक नहीं, लक्ष्मी मतलब कि इकोनॉमी, तो ऑन परस्यूट मतलब इकोनॉमी को कैसे आप प्राप्त करते हैं, उसकी उसके लिए कैसे आप प्रयास करते हैं। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बुक है और उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने थॉट कहे हैं कि इंडिया कैसे कमांड और डिमांड इकोनॉमी का जो है मिश्रण है, कैसे ये बुलॉक कार्ट इकोनॉमी है, कई 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 बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म जो ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्होंने कहा है, कई चीजें उन्होंने ऐसी कुछ क्वाइन की है फ्रेजेज जो कि एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं रुडोल्फ और रुडोल्फ का। इसके अलावा रुडोल्फ ने जो है एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी भी लिखा है। रजनी कोठारी का जिक्र यहाँ चुके आया है, तो रजनी कोठारी ने जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखा है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इन्होंने जो है कांग्रेस सिस्टम नाम का जो फ्रेज है इन्हीं का दिया हुआ है, जो कि इसमें भी आगे आप देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये दो भी फ्रेज दिया है जो बहुत पॉपुलर है रजनी कोठारी का। अब यहाँ पे ये मैच करना, ये तो ब्रूट मेमोरी पे है, लेकिन प्रतिभा पाटिल जो है आप मैच कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो हैं 2007 से 2012 के बीच में रही हैं और उसके बाद जो हैं प्रणब मुखर्जी जी आ गए हैं। तो इन दोनों से आपका काम बन जाएगा, आप इसको मैच कर लीजिएगा, बहुत आसान होगा। यदि सी का हम यदि देखें 2, तो सी का 2 तो एक ही है, तो आपका काम ही बन गया, मतलब आपको कोई जानने की जरूरत ही नहीं है, बाकी को मैच कर लीजिएगा। इसलिए मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में सभी प्रेसिडेंट सभी वाइस प्रेसिडेंट का जो है टेन्योर दे दिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं। ये भी बहुत आसान है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता है, मध्य प्रदेश गुजरात इन सब जहां भी आए उससे आप कर सकते हैं। नर्मदा रिवर जिधर से गुजरती है। चिपको जो है वो उत्तराखंड की है। सुंदरलाल बहुगुणा को याद कीजिए, पेड़ से लोग चिपक जाते थे कि कॉन्ट्रैक्टर उसको काटे नहीं।
चिल्का मूवमेंट उड़ीसा का है, तो अपीको मूवमेंट जो है वो कर्नाटका का हो जाएगा। अब आप मैच कर लीजिएगा। वैसे इतना मैचिंग डिफिकल्ट होता नहीं है इसमें। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि यूजीसी नेट में पर्टिकुलरली मैचिंग बहुत आसान होती है। जैसे मान लीजिए चिपको मूवमेंट और ये उत्तराखंड है, तो ए बी का 3 है, तो आप बी का 3 देखेंगे तो 2 में है, तो ये दो आपको दो जो है कट गए। अब एक हमको और जानना है, तो चिल्का उड़ीसा, तो डी का 1, तो डी का 1 किस में है, हम इसमें है, यहाँ पे है, इसलिए ये सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, मतलब सबको मैच करने की जरूरत नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत अजीब हैं, मतलब कितने सारे ब्रूट मेमोरी पे आप देख सकते हैं, और ये भी आप अफसोस कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये केवल यदि आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी आज़ादी के भी पहले जो है एस्टेब्लिश हुई है। एस्टीमेट कमेटी 1950 में आई है, और लेकिन ये तो 1920s में ही शायद आ गई थी, सी। तो सी से शुरू होता हुआ आप देखिए ऑप्शन क्या है, केवल एक ही है। सबसे अच्छी बात यह है, इसलिए आपको बाकी जानना ही नहीं है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, नहीं है। केवल आपको ये यदि पता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से पुराना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका क्रैक हो गया, बिना ये जाने हुए कि कब 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 कौन बना है। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इसमें पता है आपको कि पहला ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दूसरा ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और तीसरा जो है पहला सही दूसरा गलत, और उसके बाद वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि चौधरी चरण सिंह, फर्स्ट स्टेटमेंट है, चौधरी चरण सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, ये ट्रू है। पैसेज ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा लीड्स टू द आउस्टर ऑफ ए गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफिस, ये भी ट्रू है। तो इसलिए ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है आदि द्रविड़ मूवमेंट के बारे में है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आदि द्रविड़ मूवमेंट आप जानते हैं कि नहीं। ये परायर जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है, मतलब एक निम्न जाति, उन्होंने आंदोलन किया कि इसको आदि द्रविड़ कहा जाए। वो डेरोगेटरी है वो वर्ड, तो उसको हटाया भी गया। इसके जो लीडर थे वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसमें एमसी राजा थे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना गलत किया है कि ये एमसी राजा को एमसी राजा ही थे, इनको एमएस राजा बता दिया है। तो एक तो ठीक से लिखते भी नहीं है, और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो यदि आपको ये पता है और ये मद्रास से निकला था, तो मद्रास का ए का 4 यदि आप यहाँ देखें तो एक ही में है, लेकिन ये एम सी राजा है, ना कि एम एस राजा। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में ही डिफिकल्ट है, और ठीक से आपने जो है इसको पूछा भी नहीं। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2019 साइकिल पे। तो आपने देखा कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी से थे। अब जो आगे के साइकिल है उसमें उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनको बहुत प्यार है डेट एंड इससे, तो ठीक है। क्रैमिंग, मेमोरी बेस्ड, रोट लर्निंग, ओके। तो जालियांवाला बाग, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सीधा कभी इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, आप ऑप्शन पे बेसिस पे जाइए। यदि आपको लगता है कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो हंटर कमीशन जो है वो बनी ही थी जालियांवाला बाग मैसेकर के इंक्वायरी के लिए। तो पहले ये हुआ। अब आपको चौरी चौरा पता है 1922 में हुआ है, और स्वराज पार्टी तो उसके बाद ही बनी है। तो ऐसे में यदि हम सबसे पहले देखें तो ए आना चाहिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है 2 है, तो इन दोनों को खत्म कर दीजिए। अब ए के बाद जो है बी आएगा, तो इसमें ए के बाद बी दोनों में है, तो इससे तो कुछ बनी नहीं बात। लेकिन उसके बाद जो हमें पता है कि चौरी चौरा हुई है, और सबसे बाद में स्वराज पार्टी बनी है। स्वराज पार्टी मतलब मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, सी आर दास, ये लोग जो मिलना चाहते थे, गवर्नमेंट में जाना चाहते थे, तो कांग्रेस में एक तरह से डिवीजन हो गया था। स्वराज पार्टी के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे। इस बेसिस पे कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, गांधी जी नहीं चाहते थे उसमें पार्टिसिपेशन। तो वो 1924 23-24 की बात है। तो इसलिए ये इसमें सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि ब्रूट मेमोरी पे कि इसका ये डेट होगा उसका। लगभग आपको सब पता होना चाहिए। ये डेट क्रोनोलॉजिकल के लिए एग्जैक्ट डेट नहीं जानना है, लगभग डेट जानना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगेन आपको एग्जैक्ट डेट नहीं जानना है, लगभग जानना है। आपको ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना सबसे बाद में बना है, आपको पता है 2014 या 15 में बनी है। तो डी जो है वो सबसे बाद में होगी, तो डी में 3 है, तो एक तो चलिए ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि
जैसे मुझे याद है कि गोवा 1987 में बना है, सिक्किम 1975 में, तो चलिए तो ब्रूट मेमोरी है, मुझे याद है, लेकिन ये पता होना चाहिए गुजरात सबसे पहले बना है, शायद 1960 में बॉम्बे से अलग हुआ था, तो सी से शुरुआत होगी, तो सी से शुरुआत होते हुए केवल एक ही है, तो ये हो गया सही। अब बाकी आपको जानने की भी जरूरत नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाते हुए, तो मतलब पहले कौन बाद में कौन बाद में कौन, यदि डिसेंडिंग हो तो बाद में कौन उसके पहले कौन उसके पहले। तो ये असेंडिंग, ये क्वेश्चन को इन्होंने जो है इनवैलिड कर दिया है, इसलिए इसको क्या डिस्कस करें। अब ये क्यों इनवैलिड किया होगा, ये इनवैलिड क्यों किया होगा, बिकॉज ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये बहुत बाद में आया है और ये कई बार आया है, तो इसमें से कौन से ये स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे 2018 में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में पेश हुई, आपने अभी देखा कि 2019 में जाके बिल बनी है, तो इसीलिए इसको इन्होंने ये किया होगा। वैसे मेरे अनुसार से ये ऑप्शन बन सकता था इसमें, सबसे पहले जो है वो, ओके ये तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए इन्होंने कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो सही आंसर, ये ऑफिशियल आंसर है, उसमें इन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सबसे पहले मारा, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2018 में बिल आई थी, 2019 में आई, इस चलते ये कंफ्यूज, क्योंकि इन्होंने ये सोचे क्या होगा, 2002 में भी जो है ये एक्ट एक बार मॉडिफाई हो चुकी है, तो जब कई एक ही आइटम कई बार मॉडिफाई हो तो आप कैसे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको इनको इनवैलिड करना पड़ा। अब आते हैं हम लोग जून 2019 के साइकिल पे। इसमें इन्होंने तीन क्वेश्चन के लिए एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट 7 decades of post-independent India. While electoral participation has increased significantly over the decades, primordial identities as rooted in caste have further strengthened politicization of caste as well as casteization of politics. अब यहाँ देखिए प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी क्या होती है, वो जो आपके जन्म से आपके साथ आ जाती है, लाइक आपका फैमिली क्यों कौन सा है, कास्ट कौन सा है, कम्युनिटी यदि कास्ट के बेसिस पे है, रिलीजियन, ये सारी चीजें जो हैं आपके प्राइमोर्डियल है, लेकिन जो आपका क्लास होगा इकोनॉमिक वो प्राइमोर्डियल नहीं है। The 21st century market state in India has paved the way for a third democratic upsurge. अब यहाँ पे देखिए third democratic upsurge. However, instead of dismantling the primordial structure जो birth based है, in its pursuit of development, the market state seems to be oscillating between populism and governance. मतलब गवर्नमेंट जो स्टेट है वो प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी करती है और एक तरफ जो है वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स भी करती है, वो अभी भी ट्रू है। और ये कई जो है ये किसने लिखा आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे ही ये दो वर्ड आए आपको रजनी कोठारी का ध्यान आना चाहिए, तो ये इन्होंने जो है लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्राइमोर्डियलिज्म। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कास्ट, कम्युनिटी, क्लैन ये सब हो सकता है, किनशिप एंड अदर्स, रिलीजियन, लेकिन क्लास नहीं होगा क्योंकि ये बर्थ रिलेटेड नहीं है आइडेंटिटी आपकी। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर एक्सपोनेंट ऑफ 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये बेसिकली योगेंद्र यादव ने लिखा है। फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो आज़ादी के बाद हुआ, 10-15 साल तक रहा। सेकंड जो है जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के साथ, मंडल एंड अदर्स, तो हुआ। और अभी जो न्यू जमाने में 21st सेंचुरी में जो एक नई काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक लहर है 90 से लेके अभी तक, आप कह सकते हैं जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में या मॉडर्न एरा जो अभी कह सकते हैं, पोस्ट ट्रूथ एरा इसको बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न एरा बोलते हैं, या 21वीं शताब्दी कहते हैं, उसमें थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज भी देखा जा सकता है, जिसमें कि वुमेन आगे आ रही हैं, गरीब लोग आगे आ रहे हैं, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में काफी आगे आ रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। तो ये चूंकि इसमें योगेंद्र यादव इसमें नहीं आते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव है। नन ऑफ द अबव क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है पिक करना। The term ABCD is primarily associated with which of the following? अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यदि आपने गौर से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बनी थी उसमें 4 ग्रुप ऑफ स्टेट था। ए जो वो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो स्टेट बने थे वो था, बी जो कि प्रिंसली स्टेट से बने थे, सी ग्रुप
ऑफ स्टेट जो है 8-9 ऐसे थे जो उसको कि वो कमिश्नरेट टाइप का था, उसको चीफ कमिश्नर जो होते थे वो उस टेरिटरी का इंचार्ज होते थे, तो उसको स्टेट बनाया गया। उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे, और डी जो है अंडमान निकोबार को एक अलग ग्रुप में रखा गया था। बाद में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का, तो फिर इस ग्रुप को जो है एबीसीडी को चेंज करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जब ये कहते हैं कि with which one of the following it is associated, तो मैं तो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टिक मारूंगा, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन है इस टाइप के लैंग्वेज को लेकर के, अब इस पे कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा। Which one of the following is not a classified category of political parties as defined by Election Commission of India? It is a very good question. आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली जो है नेशनल पार्टी डिक्लेयर करता है, उसके बहुत कंडीशन है, मैंने आपको कई बार बताया है। इंडिया में 7 नेशनल पार्टी हैं, उनको वो यदि क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं तो फिर कुछ स्टेट पार्टी के नाम से वो जो है रिकॉग्नाइज करती है, उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, तो वो स्टेट पार्टी होती है। रीजनल पार्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके बाद केवल रजिस्टर्ड पार्टी होती है। तो इंडिया में नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है और रजिस्टर्ड पार्टी होती है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है। हम स्टेट पार्टी को ही रीजनल पार्टी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, तो सही आंसर है रीजनल पार्टी। इस नाम की कोई ऑफिशियली कैटेगरी नहीं है इलेक्शन कमीशन की किताबों में। हरित प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस रीजन को काट के बनाने की बात हो रही है, जो कई बार मूवमेंट चलता है। आपको इंडिया में जानना चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्टेट की अभी भी जो डिमांड होती है वो किस स्टेट से काट के बनते हैं, तो उसी पे ये हरित प्रदेश जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, उसको काट करके बनाने की कुछ आंदोलन कुछ लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पे फिर से क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है फॉलोइंग पार्टीज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले कौन बना, पहले बाद में कौन बना। तो इसमें यदि आप देखें तो फिर अगेन थोड़ा थोड़ा यदि हम डेट को याद करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले इसमें जो है वो बनता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो 98 में बनी है। उसके बाद 99 में जो है एनसीपी बनती है, और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 2001 में बनती है, और उसके बाद शायद 2006 में ये। तो आप इसको अब मैच कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि यदि आपको ये पता है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सबसे पहले बनी है, तो सी से शुरू होता हुआ केवल 2 है, 2 को आप हटा सकते हैं। उसके बाद जो है डी आएगा, तो डी दोनों में है, उससे कोई काम बना नहीं, तो आपको ये थोड़ा टफ हो जाएगा। बी ए बी, तो यहाँ पता है पहले कि पहले टीआरएस बना है, तो बी पहले आएगी, इसलिए ये सही हो जाएगा। The only tribal leader honored by Parliament of India through installation of his portrait in museum, जिनका की एक चित्र जो है, पोर्ट्रेट जो है पार्लियामेंट के म्यूजियम में लगाया गया, केवल एक ही ट्राइबल लीडर, वो जो है बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा झारखंड के जो है एक तरह से भगवान माने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है रिवॉल्यूशन किया था 1819 सब 90s में, मतलब मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, तो उसको वहां पे उल गुलान कहा जाता है। जो ये मूवमेंट हुआ था, तो वो ट्राइबल के बीच में एक भगवान के रूप में है, और झारखंड के लिए एक आइकॉनिक फिगर, और उनकी जो मूर्ति लगाई गई, मूर्ति है मतलब पोर्ट्रेट कर लीजिए, फोटो बड़ा सा जिसको बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के में लगाए गए हैं। बिरसा मुंडा। सॉरी मैं ठीक नहीं हो पा रही, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू प्लान हॉलीडे। अब ये प्लान हॉलीडे हुआ था 66 से 69 के बीच में, क्योंकि उस समय में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, बहुत जगह अकाल पड़ा था, तो उसके चलते तो ये तो सही है ही, ये पीरियड भी सही है। उस समय में एक एक साल का एनुअल प्लान बनता था, लेकिन ये अब स्टेटमेंट देखिए जरा सा, अभी आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है, इससे ज्यादा र्यूड स्टेटमेंट इसमें कोई नहीं है, तो आपको कोई कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। प्लान हॉलीडे वेर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ ऑल 3 प्रीसीडिंग 5-year प्लान। मैं बार बार समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं या टिप्स दे रहा हूं कि ऐसे र्यूड, शॉकिंग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं, तो यही इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम फेलियर हो गया था इसीलिए हमने प्लान हॉलीडे किया, एक्चुअल रीजन यहाँ पे है, तो ये सही आंसर हो गया। Which of the following Indian tradition is declared recently as intangible cultural heritage of humanity? ये तो वैसे डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आप पेपर ऊपर पढ़ते हैं, करंट इवेंट की तैयारी करते हैं, तो शायद आपने पिक किया होगा कि कुंभ मेला हैज बीन inscribed on the representative list of intangible cultural heritage of humanity by the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage under UNESCO। तो यूनेस्को ने इसको इस तरह से रिकॉग्नाइज किया है, इस पे काफी रिसर्च भी हो रहा है। Which of the following commissions
committee has recommended the creation of a district council in every district with representative from both urban and rural area. ये जो है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो सकता है, बिकॉज ये सारे कमेटी तो आपको पता है कि पंचायती राज में बने थे, लेकिन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कोई पंचायती राज पे नहीं थी, लेकिन उसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने जिसमें कि अर्बन और रूरल एरियाज दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हो, जहां पे कि एक कंबाइंड सॉर्ट ऑफ जो है प्लानिंग इंटीग्रेटेड वे में की जा सके उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो भी रूरल मतलब पंचायत में फॉल करते हैं, जो म्यूनिसिपल एरिया में फॉल करते हैं। डिफिकल्ट। ये बहुत आसान है, आपको पता है हैबिया कॉर्पस, जितने भी जो रिट हैं वो तो कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, यू शुड हैव द बॉडी। तो यहां से आप देखिए क्या ए के 3 से कुछ बात बनती है, तो यहीं से तो हमें 2 खत्म हो जाता है। उसके बाद मंडोमस जो है टू कमांड, तो बी का 1 है, तो बी का 1, उसके आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन खासा आसान है क्योंकि इसमें आपको मैचिंग है, और सभी मैचिंग में तो जानना होता नहीं है। इलेक्टोरल सिस्टम आपको पता है कि 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, तो ए के 3 से क्या बात बनती है, तो इससे देखिए आपका 50-50 आपने खेल लिया गेम। उसके बाद आप देखेंगे पंचायत, तो 243 मैंने आपको बोला है, उसको हमेशा याद रखिए। तो सी का 1, तो सी का 1 इसी में है, तो आपका काम जो है बन गया। इजी क्वेश्चन। Which of the following taxes are levied by the union but are collected and appropriated? Appropriated मतलब रख लिया जाता है। तो कौन सा टैक्स है जो कि यूनियन लेवी करता है, मतलब यूनियन डिसाइड करता है क्या होगा, लेकिन उसको कलेक्ट करता है स्टेट, और उसको रख भी स्टेट लेता है। तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी है और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल टॉयलेट मटेरियल है। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, जैसे कुछ टैक्स जो हैं वो लेविड, कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय सेंटर होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटीज। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो कि लेविड, कलेक्टेड, रिटेन्ड बाय द स्टेट होते हैं, उल्टा जस्टिस का, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स, वैट एंड मोटर व्हीकल टैक्स है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर होते हैं, लेकिन कंपलसरली जो है आपको सेंटर स्टेट में बंटवारा करना होता है, जैसे इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो इस टाइप के और बाकी दोनों को भी पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। The total number of ministers including prime minister and deputy prime minister shall not exceed, आपको पता है ये शायद कि अभी जो है 15% होने चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं तो आप 15 से अधिक मंत्री नहीं बना सकते। तो लोकसभा में करीब 545 है, तो 5 into 5 मतलब 75 या 80 के आसपास, मतलब समझिए लगभग मतलब 78 के आसपास रख सकते हैं। तो ये जो है पहले ऐसा नहीं था, ये लिमिटेशन आपको जानना चाहिए कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से ये लिमिटेशन लाया गया, कितना हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एमएम पुंछी कमीशन किस लिए हुआ था, ये वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन कहा सकता है। आपको पता है सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। इसमें जो इससे भी बड़ी जो कमेटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो 1983 में बनी थी, सरकारिया कमीशन, ये 2007 में बनी थी, पढ़ा है, मेमोरी से बोल रहा हूँ। लेकिन जो सरकारिया कमीशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में एक क्वेश्चन आगे भी पूछा गया। ये दोनों कमीशन आपको याद रखना चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशन पे थी। Which of the following commission are statutory body? अब यहाँ पे मैं कई बार आपको मैंने बताया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट से रिलेटेड, या गवर्नमेंट जिसको सेटअप करती है, उसको आप 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं इस बेसिस पे कि उनकी वैधता क्या है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे इसमें देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनफैक्ट दोनों पहले एक ही बॉडी थी, उसको नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बोलते थे। बाद में 89th अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आई थी, उससे इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे कई और जो है बॉडी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है या ऑर्गेनाइजेशन जिसका की जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सिंपल। उसके नीचे, ये तो सबसे हाईएस्ट मतलब कि वैधता वाली हो गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके नीचे यदि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन किसी पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है कोई बॉडी, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये दोनों एक्ट से बने हैं, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बी और सी है।
अब इसका तीसरा हो सकता है जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ना किसी एक्ट से बने हैं, केवल गवर्नमेंट के ऑर्डर से बने, जैसे कैबिनेट की रिजोल्यूशन हुई और बन गया, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सब जो है नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिंपल बॉडी है, मतलब एक रिजोल्यूशन से। तो ये सब आपको जानना चाहिए। अरेंज द अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एज एन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो मैं करूंगा नहीं, इसका ये वैलिड आंसर है, आप देख लीजिएगा। इस टाइप के ब्रूट मेमोरी वाले पे कोई भी टाइम देने की जरूरत है नहीं। दिसंबर 2018 साइकिल पे चलते हैं। ये काफी आसान हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है एनडीए के लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह यूपीए के, तो इसी से आपका काम बन जाएगा। तो सी का 2 और डी का 3, डी का 3, और तो कोई ऐसा है नहीं। अब इससे आसान क्या हो सकता है? Which of the following were the recommendations of the Sarkaria Commission about the appointment of the governor? अब ये मैंने आपको बताया था कि सरकारिया कमीशन 83 में बनी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने गवर्नर के बारे में, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में गवर्नर जो है एक तरह का बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब कि वो एक विवाद का मुद्दा है, तो उस पे उन्होंने काफी चीजें कही थी, और ये सारी चीजें सही है, आप जस्ट पढ़ लीजिएगा। बेसिकली सरकारी कमीशन का कहना था, और पुंछी कमीशन का भी, कि गवर्नर सबसे अधिक मेडल करता है और वही सबसे अधिक परेशान करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में, तो उसको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, ऐसा आदमी जो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हो, जिसका इंटरेस्ट उस पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हो, वो दूर हो, इस टाइप की बातें इसमें हैं। तो ये सारा सही है, वैसे ये सब मानी नहीं गई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। अब ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd जो हुई थी, 73rd एंड 74th, तो 73rd में, एवरी पंचायत unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting। मतलब अब जो उसका पहला मीटिंग होगा उससे 5 साल के लिए होगी, और यहाँ पे लिखा गया है कि 5 year from the date of being elected। अभी इतना महीन डिफरेंस जो है ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है टेक्निकली। तो जब ये सही नहीं है तो उसके बाद देखिए, इफ इट इज डिसॉल्व्ड अर्लियर देन द इलेक्शन मस्ट टेक्स प्लेस विद इन 6 months ऑफ इट डिसोल्यूशन। ये सही है कि यदि एक बार डिसॉल्व हो जाए किसी कारण से तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। ए पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड constituted after premature dissolution shall have a fresh term of 5 years। ये सही नहीं है। यहाँ पे ये होता है पंचायत में कि मान लीजिए 3 साल के बाद डिसॉल्व हो गया तो जो रिमेनिंग पीरियड 2 साल का बचा उसी के लिए फिर फ्रेश इलेक्शन होता है, इसीलिए ये गलत है। और चूंकि ऐसा है तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड इलेक्शन इफ द रिमाइंडर ऑफ पीरियड इज लेस देन 6 months। अब यदि 6 महीने से कम बचा और 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कराना है और उसका ड्यूरेशन केवल 6 महीने ही होगा तो फिर ऐसे कराने का फायदा क्या, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 और 4, तो 2 और 4 डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूं कि आपको पेपर का एडिटर इन चीफ क्या है ये जानना है। आई डोंट नो कि ये इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा ये कंप्लेन करते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे कंप्लेन किया कि सर आप बहुत कंप्लेन करते हैं, बट यस कंप्लेन करना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। आपको क्रिटिकली एनालाइज करने हर चीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? केवल स्टूडेंट ही क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। आप खुले ब्रेन से सोच सकते हैं, और जो गलत है उसको गलत, कन्फर्मिस्ट सीधा बनने की कोशिश मत कीजिए। लाइफ तो वैसे ही आपको नॉर्मलाइज करेगा, जो फोको ने कहा है, माइकल फोकाल्ट ने। तो अभी से आप ये मत सोचिए कि एकदम ये सही है। इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा जाना चाहिए? एनीवेज, in which of the following groups of state did the BJP win all the Lok Sabha seats in 16th Lok Sabha election? पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 16th लोक सभा इलेक्शन कब से कब तक था। लोकसभा पीरियड कब से कब तक है? ये 2014 से जो 19 तक जो हुई वो वाली है। तो अभी जो है 17th लोकसभा चल रही है। अब इसमें आपको पता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उससे भी अच्छा परफॉर्म जो है 2019 इलेक्शन में किया, जो 17th लोकसभा का था। उसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सारे सीट बीजेपी ने जीते थे, तो इसलिए ये सही आंसर है। डिफिकल्ट है ये सब याद रखना, लेकिन ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आप देखिए फेक रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर होगा तो इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या किया गया, फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया। तो ए का जो है 4 और ए का 4 जो है केवल 2 में है, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। अब नेक्स्ट है डिले इन काउंटिंग ऑफ वोट है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आया गया। तो बी का जो है 3 हो गया, तो बी का 3 दोनों में है, आपका काम डिफिकल्ट हो गया। अब आगे बढ़िए, तो वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन है तो फेजेज में कराओ जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हम मोबिलाइज कर सकें। तो सी का 1 यहाँ पे है, इसलिए ये सही है। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बन गया कि बहुत दूर तक आपको जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आइए रीजन एजर्सन, एक बहुत ही पिकुलियर क्वेश्चन, पिकुलियर स्टेटमेंट। एजर्सन या जो एजर्ट करते हैं आप डिक्लेरेशन, इन इंडिया डेमोक्रेसी हैड ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बाय द इलीट। ग्रांटेड बाय द इलीट मतलब इलीट ही लेकर के आए इसको, बट द इलीट हैड मोनोपोलाइज पावर फॉर डिकेड्स। ये सही बात है, जब तक कि सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज नहीं हुआ, जो युगेंद्र यादव बोलते हैं बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, तब तक तो इलीट ही राज कर रहे थे। इसका रीजन दिया गया है द रिवॉल्यूशन इज नाउ पासिंग थ्रू द पोलिंग बूथ। ये भी सही है कि रिवॉल्यूशन जो है मतलब पोलिंग बूथ के थ्रू ही जो है इलेक्टोरल मीडियम से जो है वो सोशल रिवॉल्यूशन टेक फॉर्म करता है, कोई सड़क पे नहीं। वैसे सड़क पे भी हो रहा है, जैसे अभी किसान आंदोलन है एंड अदर्स भी, तो ये भी अपने आप में सही है, दोनों ट्रू हैं। लेकिन ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का, तो इसीलिए 2 ऑप्शन सही है और सही है ये। अब यहाँ पे आइए फिर से, जो कुछ मॉडर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए रजनी कोठारी जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम दिया। तो बी का 3, क्या बी का 3 से मेरी बात बन जाती है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम दिया है। अब इससे ज्यादा याद रखने वाली चीज तो कोई है नहीं पॉलिटिकल साइंस में, और इसी से ये क्वेश्चन क्रैक हुआ था, इसलिए सुपर सुपर इजी है। उसके बाद तो केवल आप नॉलेज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि ए का 2 है, मैरिन वेनर ने जो है द इंडियन पैराडॉक्स से मैच किया है सी। अब मैच कर लीजिएगा, योगेंद्र यादव यहाँ पे थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में नजर आते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे है पर्सपेक्टिव, हिंदू नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, गांधीयन है, मार्क्सिस्ट है, लिबरल डेमोक्रेटिक है, और वो इंडियन डेमोक्रेसी की किस तरह से बुराई करते हैं। जैसे आप मार्क्सिस्ट का देखिएगा तो क्या होगा, शैम मतलब धोखा है, बिकॉज इट परपेचुएट, ये कंटिन्यू करता है, परपेचुएशन मतलब कंटिन्यू करता है, इट परपेचुएट द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ डोमिनेंट इंटरेस्ट। तो ये मार्क्सिस्ट का सी का 4 से मैच कराइए, तो सी का 4 में 2 है, ये और ये तो 2 तो खत्म हो गया। अब लिबरल डेमोक्रेटिक बोलेंगे कि भाई इसमें इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम ज्यादा नहीं दे पाए इंडियन डेमोक्रेसी, तो ये डी को 2 से करा दीजिए, तो डी का 2 भी दोनों में है, इससे ही बात बनी, नहीं तो अब डिफिकल्ट हो जाता है। तो गांधीयन जो है उसको चलिए हिंदू नेशनलिस्ट, तो गांधीयन कह दिया, हम देखेंगे तो वेरी लिमिटेड स्पेस फॉर डायरेक्ट एंड लोकल डेमोक्रेसी है, तो गांधीयन से मैच कर सकते हैं। तो बी का 1, तो बी का 1 इसमें है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बन गया कि बहुत दूर तक हमें मैच करना पड़ रहा है। बाकी जो रेस्ट बचा वो हिंदू नेशनलिस्ट से मैच करा लीजिए। Which of the following first state in India was the first state in independent India where the government was formed after इंजीनियरिंग स्प्लिट्स एंड डिफेक्शन, जो कि अब तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब तोड़ फोड़ करके जो है किस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो सबसे पहले मद्रास में हुआ। ये ऑफिशियल आंसर है, ठीक ही होगा, आप इसका जाके हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। Which of the following committee was appointed on revitalization of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट? ये मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ले लिया था। ये एल एम सिंघवी कमेटी है। ये डिफिकल्ट है इस टाइप का जानना कि ये सब क्वेश्चन की, क्योंकि ये सारे कमेटी जो है पंचायती राज पे, अब कौन से इस नाम से बना था, जबकि इस कमेटी का नाम ही यही था, मतलब इसका जो ऑफिशियल नेम था एल एम सिंघवी कमेटी का वो यही था। लास्ट में हम पहुंच गए हैं जून 2018 साइकिल में, जो कि जुलाई 2018 में एग्जाम हुआ था। Who among us the following provided a link between pre and post independence institutional framework to study Indian politics? ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कुछ मिनट पहले कि ये किया था मॉरिस जॉन्स ने। उन्होंने जो अपना गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखा था, उसमें प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में पूरी कंटिन्यूटी दिखाई थी कि कैसे गवर्नमेंट पहले जो है ब्रिटिश काल में जो है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, ब्रिटिश इंडियन ब्यूरोक्रेसी, बाद में वो जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर की ब्यूरोक्रेसी हो गई, कैसे गवर्नमेंट जो है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और कैसे वो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट में बदली। तो ये मतलब उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी लिया और प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक कंटिन्यूम भी स्थापित किया मॉरिस जॉन्स ने। इन्होंने मॉरिस जॉन्स ने जो है कांग्रेस सिस्टम को सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहा, ये भी आप याद कर लीजिए। रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम एंड मॉरिस जॉन्स गेव इट अनदर नेम सिंगल पार्टी डोमिनेंस।
अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि अतुल कोहली क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, अभी आपने देखा उनका बुक, केवल उनके बुक के टाइटल से ये बन जाता है, और सी का 1 और सी का 1 2 में है, तो आपका देखिए काम कितना आसान हो गया केवल एक बुक के नाम जानने से। अब एक आपको बस जानना है पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, यदि आप जानते हैं कि मैरिन विनर ने दिया है, तो आपका ये काम जो है बन गया, बी का 4। तो बी का 4 आप देखिए इसमें से किस में है, इसमें है, और आप बाकी को मैच कर लीजिए। तो दो से आप, मतलब एक या दो से आपका काम बन जाता है, बहुत डिफिकल्ट मैचिंग होगा तभी थर्ड पे आपको आना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है ये सारे प्रेसिडेंट के नेम दिए गए हैं, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है कि कौन पहले आए कौन बाद में आए, तो इसलिए मैंने तो अपने एग्जाम गाइड में ये सब पूरा दे दिया है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार आपको पूछा जा रहा है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे आसान इसलिए है कि प्रतिभा पाटिल इन सब में सबसे बाद में आए हैं, क्योंकि आपने देखा अभी एक क्वेश्चन में कि 2007 से 2012 में, तो प्रतिभा पाटिल जो है वो दो ही जगह हैं, बाकी दो क्वेश्चन जो है ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको ये पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम आए हैं, ये सब जो है उनके पहले के हैं, तो ये जो है सही हो जाता है केवल या अंदाज से लगभग जानने से भी। ये जो है जेम्स मेनर का कथन है, अब ये इतना डिफिकल्ट है कि इसको क्या आप याद कैसे रख सकते हैं या पढ़ कैसे सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया सिंस 89 has witnessed fewer abuses of power by PM Prime Minister than the United Kingdom experienced under Margaret Thatcher and Tony Blair। इन्होंने बड़ाई किया इंडिया का कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अपने पावर का उतना मिसयूज नहीं करता है जितना कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने किया है 1989 से, यदि अभी तक देखें तो ठीक है, उनका अपना एक व्यू है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, चीफ मिनिस्टर को मैच करना है, अब क्या मैं मैच करूं, ठीक है आप मैच कर सकते हैं। तो वैसे भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्योंकि ये सब जो है ना तो ये चीफ मिनिस्टर हैं और ना ये चीफ मिनिस्टर है, ये भी तो हैं शायद, विजयन तो हैं, यस, केरला में तो अभी भी वही है। तो एक तो है नहीं, आपको पता है योगी आदित्यनाथ यूपी के हैं, जयराम ठाकुर भी न्यूज में थे, हिमाचल प्रदेश के हैं, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। Who describes Indian Federation as holding together federation and not a coming together federation। अभी आपको मैंने बताया कि इंडिया एक holding together federation है, not coming together federation, और ये प्रणब वर्धन ने अपने बुक में कहा है। अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप कि किसने ऐसा कहा है। Which committee on Panchayati Raj in India takes the three phase, द फेज ऑफ एसेंडेंसी, द फेज ऑफ स्टैग्नेशन एंड फेज ऑफ डिक्लाइन। मतलब ये कहना चाहते हैं, तो इंग्लिश यहाँ इनका गड़बड़ा गया है कि किस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा। अगेन ये बहुत ही डिफिकल्ट है इस तरह क्वेश्चन को पिकअप करना। आप देख रहे होंगे कि ये सब उठपटांग क्वेश्चन वो उस समय पूछे गए थे जबकि यूजीसी इसको नहीं ले रहा था, सॉरी एनटीए नहीं लेता था उस समय, कुछ साल के लिए सीबीएसई को दिया गया था। सीबीएसई परहैप्स डिड नॉट डिड ए गुड जॉब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया उन्होंने। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा है, तेभागा मूवमेंट जो वेस्ट बंगाल में, क्या इससे बन जाता है? ए का 4 से ही बन गया, आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप जस्ट मैच कर लीजिएगा। Which of the following have been discussed as crisis of India's national unity by Paul R. Brass in his book The Politics of India Since Independence। एक तो आपको नॉलेज भी दे रहा है कि पॉल ब्रास की बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और उन्होंने उसमें जो 3 ट्रबल स्पॉट बताए थे उस पर तो कई बार एनसीईआरटी ने भी इसी पे डिस्कस किया है क्लास 10-12 में, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर, ये ट्रबल स्पॉट है इंडिया के नेशनल यूनिटी, उसमें कास्टिज्म का जिक्र नहीं है, तो ए बी डी होगा। रीजन रिजर्वेशन क्वेश्चन है, लैंड प्रिकेट कॉल इंडिया ए फ्लेलिंग स्टेट। अब यहाँ पे डिफिकल्ट ये है कि फ्लेलिंग का मायने हमारे कितने स्टूडेंट मेरे पता है, आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं, मैं बोलूंगा, अदरवाइज अब हिंदी में देख लीजिएगा, शायद आपको वहां हेल्प हो जाए। फ्लेलिंग का मतलब होता है डगमगा के चलना, कभी इधर डगमगाना कभी उधर डगमगाना, से कोई जब मतलब शराब में होता है तो वेवर जिस टाइप से करता है, ठीक से नहीं चल पाता है उसको। तो इंडियन स्टेट को यदि आप बोले कि फ्लेलिंग है, एक तरफ झुक रहा है फिर दूसरी तरफ झुक रहा है, तो वो है, मतलब बहुत स्टीडी नहीं है, तो इंडिया इज ए फ्लेलिंग स्टेट। और फ्लेलिंग स्टेट का यहाँ पे रीजन जो उन्होंने दिया, द स्टेट इन इंडिया अपीयर्स टू अंडरटेक हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क, यहाँ टेक्स नहीं है, टास्क विथ रिलेटिव एफिशिएंसी, जैसे कि रनिंग एटॉमिक वेपन प्रोग्राम और रेगुलेटिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी व्हाइल स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म मोर ऑर्डिनरी गवर्नेंस टास्क सच एज डिलीवरिंग बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन। कहता है कि इतना कठिन काम जो है, लैंड क्रिकेट कहते हैं कि इतना कठिन काम कर लेता है, एटॉमिक प्लांट रन कर रहा है और इतना बड़ा बड़ा जो है मॉनिटरी पॉलिसी रेगुलेट कर रहा है, लेकिन छोटा छोटा चीज की जो सर्विसेज पहुंचानी है लास्ट मैन तक वो नहीं कर पाता है।
परहैप्स ये समझ नहीं पाए कि इसमें डिफिकल्टी कहाँ है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इंडिया में, इतना ह्यूज पॉपुलेशन में, और करप्शन एंड अदर्स जो आर लेयर्ड गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का जो रूप होता है वो कितना कठिन बना सकता है, शायद ये इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा आश्चर्य व्यक्त किया। ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये ठीक है, ये तो वन हो सकता है क्योंकि ये मतलब सही भी है और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है। Which one of the following commissions was not related to backward classes? ये बहुत आसान है क्योंकि साहा कमीशन आपको पता है कि इमरजेंसी के एक्सेसेस पे बनी थी, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो आपको एक ही निकालना है और साहा कमीशन तो नहीं था। बाकी तो आप कह सकते हैं मंडल कमीशन तो पता ही है आपको, और बाकी केवल इसलिए क्योंकि साहा कमीशन आपको मिल चुका है, यहाँ तो एक ही नॉट में खोजना है। If Hume and other English liberals hope to use Congress as a safety valve, the Congress leader hoped to use Hume as a lightning conductor. ये इतना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, पहले तो समझिए इसका मायने क्या है। आपको पता है कि कई लोग जो है हिस्ट्री में ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया, लिबरल ब्रिटिशर्स, कि ना जैसे कुकर में सेफ्टी भाल्व होता है कि वो इतना प्रेशर ना हो जाए कि सीधा कुकर फट जाए, तो वो धीरे धीरे वेंट आउट होते रहे। तो कांग्रेस को बनाया कि ये थोड़ा बहुत पब्लिक का जो एंगर है विदेशी राज का उसको वेंट आउट करेगा। लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स जो थे इंडियन, उन्होंने कहा अच्छा तुम हमें सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज कर रहे हो, तो हम जो है ह्यूम, जो कि डेविड ह्यूम जो कि इन्होंने बनाया था, जिन्होंने इंग्लिश रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने ये कांग्रेस को फॉर्म किया, तो उसको हम लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज करेंगे, मतलब सुलगा देंगे और फिर तो विस्फोट होगा। तो ये इंटरेस्टिंग जो ये लाइन है, ये विपिन चंद्रा एक हिस्टोरियन ने ये कहा है, वेरी फेमस हिस्टोरियन। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग टू नो। सो ओके डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम एक रिचुअलिस्टिक आपको थैंक्स दे और कहें, उसके पहले आप इंडियन पॉलिटी में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बेसिकली जो है मीडियम लेवल के हैं, और आपको पता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए 60% रिक्वायरमेंट ही होती है। तो आप आसानी से, यदि आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और यदि आप और भी ठीक से नोट बना रहे हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली कहूंगा कि जो मैंने एग्जामिनेशन गाइड इंट्रेंस टेस्ट के लिए लिखा है उसको जरूर आप परचेज करें, वो आपको हेल्प करेगा। नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है, उसकी लिंक भी कई जगह मैंने दिया हुआ है, वो देख लें। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल के और पेपर लेकर के, 5 साइकिल के पेपर यदि एग्जामिनेशन से पहले आए। और यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बोलूंगा कि इस पोर्शन के लिए मेमोरी को थोड़ा सा आपको स्ट्रांग ये देनी पड़ेगी, बैकिंग आपको बार बार रटना पड़ेगा, बाद में एग्जामिनेशन के भूल जाइएगा, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, स्पीकर्स एंड ऑल अदर, ये सब का जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा। एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें ढेर सारे। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। वेबसाइट, ईमेल, टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर, इसमें से टेलीग्राम चैनल अभी 1 वे है, लेकिन बाकी सब जो है 2 वे है। इवन वेबसाइट पे भी आपके जो मैसेजेज होते हैं मैं उसका जवाब देता हूं। सो प्लीज राइट टू मी एंड थैंक्स and be safe and enjoy. See you again soon with next series of video series on UGC NET.